आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पुनर्जन्म सूर्य रोशनी का मिलन एपिसोड 1। इतना दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ, प्लीज़ आओ ना। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम मुझसे इतना दूर खड़े हो। मेरे करीब आओ। रात का पहर, चारों ओर फैली चांद की चांदनी, साए साए करती तेज हवाओं का पहरा और समुद्र की आती जाती लहरों के पास खड़ी एक लड़की सूर्य ठाकुर को पुकार रही थी। और सूर्य ठाकुर उस लड़की के करीब 20 फीट की दूरी पर खड़े होकर उसे बड़े आश्चर्य से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, अब आप ही जाओ ना। उसके बोलने पर सूर्य धीरे धीरे चलकर उसके पास जाता है। हवा इतनी तेज कि उस लड़की के चेहरे पर बालों की लटों ने पहरा दिया हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा सूर्य को साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूर्य के कदम अब थोड़ा तेज हो चुके थे और जैसे ही उसके करीब पहुंचने वाला था, समुद्र में एक तूफान उठा। तेज लहरें आई और उस लड़के को खुद में समेट कर ले गई। सूर्य की चीख निकल पड़ी। वो हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कपड़े पसीने में भीग चुके थे, चेहरे की हवाइयाँ उठ चुकी थी। वो अभी भी हाँफ रहा था कि बेड से उतरा और बाथरूम में चला गया। उसने अपना चेहरा धोया और वॉश बेसिन को दोनों हाथों से पकड़कर झुक गया और सामने लगे आईने में खुद का प्रतिबिंब देखकर बोला, आज फिर वही सपना। आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? और कौन है ये लड़की जिसके करीब जाते ही उसके आगे बोलने से पहले ही सूर्य का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाते ही, हाँ प्रतीक, बोलो। क्या? सूर्य के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ओके, आता हूँ। सूर्य जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और घर से निकल पड़ता है। अभी सुबह के 4 ही बजे थे। 5 बजे जब पालती ठाकुर सूर्य की माँ की आँख खुलती है तो सबसे पहले उठते ही सूर्य के कमरे में जाती हैं और सूर्य को वहाँ ना पाकर अपना सिर पीटते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये लड़का भी ना आज फिर भूखे पेट चला गया। ऊपर हाथ करते हुए कहती है, सूर्य के पापा, आपका सपना तो पूरा कर रहा है आपका बेटा आईपीएस ऑफिसर बनकर, लेकिन मेरा सपना कब पूरा करेगा दूल्हा बनकर? कोई लड़की भेज दो इसके लिए भगवान, जो इसके मन को भा जाए। कितनी लड़कियां दिखा चुकी हूँ, लेकिन मजाल है जो एक पे पसंद आई हो इसको। ऐसी लड़की भेजो भगवान जो सीधा कर सके इसे। माँ के बस से तो बाहर हो चुका है ये। खुद से बातें करते हुए पालती जी नित्य क्रम में लग जाती हैं। सूर्य ठाकुर 28 साल का, 6 फीट लंबा, 6 पैक रखने वाला, चुस्त बदन, खूबसूरत चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर अच्छे अच्छों के होश खराब हो जाते। अपने शहर का एक ईमानदार, मशहूर, बाहुबली ऑफिसर है। सूर्य सिर्फ 23 साल की उम्र में एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। अपने पहले ऑपरेशन से ही उसने बहुत लोगों के दिल में सम्मान और कुछ लोगों के दिल में ईर्ष्या भर दी थी। यह प्रमाण दिया था कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बने रहते हुए भी वो एक लीडर था और किसी भी मुश्किल हालातों का सामना वो हमेशा बिना समझौता किए करता रहेगा। जहाँ पर खुद की चूक ना हो वहाँ पर झुकना सूर्य को कभी नहीं आया था। और हर भ्रष्ट व्यक्ति का या कर्म का विरोध करना मतलब अपने सिद्धांत पर टिके रहकर काम करना सूर्य का पहला कर्तव्य था। सूर्य अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में लगाने की कसम खा चुका था। यह बिल्कुल नहीं था कि यह ईमानदारी और बहादुरी सूर्य के काम को थोड़ी भी आसान बना रही थी। हर कदम बढ़ने पर नई चुनौतियां हमेशा सूर्य का स्वागत करने के लिए तैयार रहती थी और समाज की बहुत सारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए सूर्य गले में अटकी हुई हड्डी के बराबर था, जिससे सूर्य के सर पर हर वक्त खतरा मंडराता था और प्रशासन के लिए सूर्य का एक बड़ा सटबट बन चुका था। लेकिन इन बातों की चिंता करना या डर जाना कभी भी सूर्य की फितरत में नहीं था। वो तो बस हरदम बिना किसी दबाव के खुद का काम, देश की सेवा और जुर्म का सफाया करता जा रहा था। दुनिया के तौर तरीकों से देखा जाए तो सूर्य की सबसे बड़ी गलती यह थी कि ना तो उसे कोई गलती की सज़ा देकर निकाला जा सकता था और ना उसे काम करने से रोका जा सकता था, क्योंकि उसके काम काबिल तारीफ होते। वो शहर की गरीब जनता के लिए उनका मसीहा था। हर गरीब की मदद करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। शहर के विधायक
गौरी शंकर का इकलौता बेटा रविशंकर को कल रात ही सूर्या ने मर्डर केस में अंदर डाला था। जैसे ही प्रतीक की कॉल आई तो सूर्या पुलिस स्टेशन चल पड़ा। जैसे ही सूर्या पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा वहां विधायक के आदमियों ने हंगामा मचाया हुआ था। जब सूर्या बोलेरो से नीचे उतरा तो सबकी आंखें फटी रह गई। एक पल के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। पूरी खामोशी छा गई क्योंकि सूर्या का दबदबा ही इतना था कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती थी। जैसे ही वो अपने स्टाइल में आगे बढ़ता गया वैसे ही लोग उसको देखकर नजरें चुराते गए। सूर्य अंदर पहुंचा तो देखा गौरी शंकर कुर्सी पर पैर रखे बैठा था। सूर्य टेबल पर बैठ गया तो गौरी शंकर ने अपना पैर नीचे कर लिया। तभी बाहर फिर से आवाज़ गूंज उठी, रविशंकर को रिहा करो। सूर्य ने गौरी शंकर की आंखों में देखा, वो भी उसे देखने लगा। सूर्य शांत स्वर में बोला, या अपने भाड़े के टट्टू लगाकर हंगामा करने से तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम चाहे पूरा गोवा यहाँ ले आओ, तब भी तुम्हारे बेटे को रिहाई नहीं दूंगा। सूर्या की बातें सुनकर गौरी मंद मंद मुस्कुराया और फ़ोन की तरफ इशारा किया। तभी फ़ोन बज उठा। सूर्या ने फ़ोन उठाया और उस तरफ की बातें सुनकर बोला, लेकिन सर आप नहीं जानते। लेकिन ओके सर। अभी तक सूर्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। फ़ोन रखने के बाद वो क्रोध की लकीरों में बदल गई। सूर्या ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी हंसने लगा। सूर्या के तन बदन में आग लग गई। उसने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कोठरी की तरफ गया जहाँ रविशंकर को डाला हुआ था। रवि सूर्य की तरफ देखकर एक भावे ऊपर चढ़ाकर मुस्कुराने लगा। हेड कांस्टेबल प्रतीक ने कोठरी का दरवाज़ा खोला। रवि बाहर आ गया और सूर्य गुस्से में उसे देख रहा था और रवि रहस्यमयी सी हंसी हंसकर अपने डैड के पास चला गया। ओ माई डैड, यू आर सो स्वीट बोलते हुए अपने डैड के गले लग गया और दोनों बाप बेटे तिरछी निगाह से सूर्या को देख मुस्कुरा रहे थे। सूर्या ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और देखते ही देखते दोनों बाप बेटे स्टेशन से चले गए। सूर्या ने कुर्सी पर बैठकर अपना सर ऊपर किया और आंखें बंद करके प्रतीक को एक कप कड़क चाय के लिए बोला। अपराध करने के बाद भी कुछ लोग कैसे खुलेआम घूम लेते हैं। पावर सब पावर का खेल है। रविशंकर बड़ा अपराधी है। आए दिन वो कोई ना कोई अपराध करता और खुलेआम घूमता क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कोई पकड़ सके। सूर्या ने उसे मर्डर केस में पकड़ा, लेकिन ऊपर से फ़ोन आने पर उसे रिहा करना पड़ा। सोच सोच कर सूर्या का सर फटा जा रहा था। तभी प्रतीक ने सूर्या के सामने चाय का कप करते हुए कहा, सर इतना मत सोचिए, आप चाय पीजिए, ये तो आए दिन का काम है। सूर्या, लेकिन प्रतीक ऐसे काम नहीं चलेगा। अपराधी अपराध करके ऐसे खुले घूमेंगे तो मासूम लोगों की जान को खतरा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन ये सिस्टम ठीक करके ही रहूंगा। प्रतीक, लेकिन सर एक अकेले के चाहने से क्या होता है जब ऊपर का सिस्टम ही पावर के हाथ की कठपुतली है। सूर्या, नहीं प्रतीक, हमें कोशिश करनी चाहिए। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना जुर्म का सफाया तो मैं करके ही रहूँगा। सूर्या ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बाकी कांस्टेबल्स के अंदर बाहर आने जाने पर, टच डोर के खुलने बंद होने पर सूर्या की नज़र बाहर एक औरत पर पड़ी जो करीबन 50 वर्ष के पास की होगी। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। सूर्या, प्रतीक, उन्हें ज़रा अंदर बुलाना। प्रतीक के बुलाने पर वो औरत सूर्य के कैबिन में आती है, पसीने से भीगी, पुरानी साड़ी पहने हुए, चेहरे पर डर और चिंता के भाव। आपस में दोनों हाथों को मसलती हुई अंदर आई। तभी सूर्या ने उन्हें बैठने के लिए कहा। माँ जी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बताइए क्या बात है? माँ जी, सर। सूर्या, माँ जी, सर नहीं सूर्या बोलिए आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारिए। इतना सुनते ही माँ जी भावुक हो उठी और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा, मेरा नाम मीना है। 6 महीने पहले ही हम इस शहर में आए हैं। मेरी 2 बेटी हैं। ये बड़ी बेटी विधि उसकी फ़ोटो सूर्या को देती है। यहाँ पर एक कंपनी में उसकी नौकरी लगी है। मेरे पति का 10 साल पहले ही देहांत हो चुका है। मेरी बेटी हर रोज़ सुबह 8 बजे निकल जाती और शाम 8 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बोलते हुए माँ जी की आंखों से आंसू बह निकले। सूर्या, माँ जी, आपके बेटे 2 दिन से लापता है और आप पुलिस स्टेशन आ रही हैं। माँ जी,
बेटा, मैं अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरी किसी ने एक ना सुनी, बल्कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेवकूफ़ बनाकर किसी के साथ भाग गई है। पुलिस स्टेशन आकर उसकी पूछताछ करना बंद करो और घर जाकर आराम से बैठो। कुछ दिनों में आपसे आशीर्वाद लेने ज़रूर आएगी, और नहीं भी आएगी तो भी आराम से अपने घर बैठिए। फिर मुझे वहाँ एक लेडी कांस्टेबल ने आपका नाम बताया और आपसे मिलने के लिए कहा, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा प्लीज़ हमारी मदद करो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत कठिन परिश्रमी है। हमारे घर का भार उसी के कंधों पर है और कोई लड़का उसका दोस्त भी नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, बेटा हमारी मदद करो। माँ जी रोने लगी। सूर्या अपनी कुर्सी से उठा और टेबल पर बैठ गया और माँ जी के आंसू साफ करते हुए बोला, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे अपना बेटा ही समझिए और मैं अपनी बहन को कहीं से भी ढूंढ कर आपके पास ले आऊँगा। माँ जी बहुत भावुक हो गई और सूर्या के आगे हाथ जोड़ने लगी। सूर्या, माँ बेटे के आगे हाथ नहीं जोड़ती, उन्हें आशीर्वाद देती है। माँ जी के दोनों हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लेता है। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सूर्या माजी से विधि की कंपनी का नाम पूछता है और प्रतीक उस कंपनी की सारी डिटेल्स निकलवा लेता है और तुरंत पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अपनी गाड़ी उठाकर उस कंपनी में पहुंच जाता है और कंपनी पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें विधि शाम 7:15 पर कंपनी से निकली, लेकिन आगे की फुटेज थी ही नहीं। सूर्या ने ऑपरेटर से पूछा तो वो बोला कि सीसीटीवी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। शिट यार, कहते हुए सूर्या ने अपना सर पकड़ लिया और जल्दी वो वहाँ से निकल लेता है। कांस्टेबल और खुद सूर्या बाहर विधि का फ़ोटो दिखाकर सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन सही पता नहीं लग पा रहा था। फिर सूर्या एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है जो वहाँ आइसक्रीम बेच रही थी। उन्हें फ़ोटो दिखाता है। हाँ साहब, ये इसी कंपनी में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, अपने काम से काम रखती है, लेकिन 2 दिन से नहीं दिखी। मैंने परसों इसे एक छोटे बच्चे के साथ देखा था। सूर्या, बाबा कितना बड़ा था बच्चा? बाबा, साहब यही कोई 8 से 10 साल का। सूर्या सोच में पड़ जाता है। फिर सभी कांस्टेबल्स को गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकता है। सब झाड़ियों में इधर उधर देखते हैं तो सूर्या को विधि का आई कार्ड मिलता है। सूर्या उठाकर देखता है तो चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तभी कांस्टेबल हरीश दौड़ा दौड़ा सूर्या के पास आता है। वो बहुत हाँफ रहा था। सर वहाँ चलिए। सूर्या दौड़कर वहाँ जाता है तो वहाँ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सूर्या अपनी आंखें बंद करके अपनी यूनिफॉर्म उतार कर विधि के ऊपर ढक देता है। फिर उसके करीब बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसके पल्स चेक करता है। वो पूरी तरह जख्मी थी, लेकिन अभी उसकी पल्स चल रही थी। उसने जल्दी से उठाकर उसे गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। विधि को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। सूर्या अपना सर पकड़कर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। विधि की हालत इतनी गंभीर थी कि पूरे हॉस्पिटल में विधि को लेकर चहल पहल मच गई। तभी विधि की माँ और छोटी बहन रिंकी भी वहाँ पहुँच गई। माँ जी बहुत रोने लगती हैं और सूर्या उन्हें अपने सीने से लगा लेता है, उनका सर सहलाता है, उन्हें तसल्ली देता है। रिंकी भी बहुत रोती है। तब भी नर्स आती है, सूर्या को बोलती है आपको डॉक्टर्स अंदर बुला रहे हैं। सूर्या दौड़कर अंदर जाता है। विधि दर्द से तड़प रही थी और डॉक्टर्स के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। 2 इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर विधि के ट्रीटमेंट में लगी हुई थी। डॉक्टर शालिनी जी सूर्या को बोलती है कि विधि को अभी किसी भी तरह चैन नहीं है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती है, शायद कुछ बताना चाहती है। सूर्या विधि के करीब जाता है। वो दर्द से बेतहाशा तड़प रही थी। सूर्या की आंखों में पानी आ जाता है। विधि कुछ बताने के लिए मुंह ही खोलती है। इतने में ही उसके सांसें उखड़ जाती हैं और देखते ही देखते वो एकदम शांत हो गई। अब उसका वो दर्द भी शांत हो चुका था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सूर्या को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बस विधि के चेहरे को देखता ही रहा। डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर मानसी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्होंने सूर्या को बताना शुरू किया
ये ब्रूटल रेप केस है। इसमें 2 लोग शामिल थे। जो भी लोग थे हैवान दरिंदे, कहना ही उन्हें कम होगा। विधि के इंटेस्टाइन तक डैमेज थे और पूरे जिस्म पर सिगरेट के निशान। बहुत बेदर्दी से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। ये सिर्फ रेप ही नहीं, कोई रिवेंज है। सुनते ही सूर्य की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां बनाई और गुस्से में विंडो ग्लास पर दे मारा, जिससे उसका हाथ पूरा जख्मी हो गया। तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया गया। बाहर विधि की माँ, छोटी बहन बेचैन परेशान इधर से उधर विधि की खबर मिलने के लिए चक्कर काट रही थी। तभी सूर्य बाहर आया। उसके आते ही मीना उसके पास दौड़ी आई। बेटा, विधि कैसी है? मैं भी मिल लूँ उससे, एक बार अपनी बेटी को देख लूँ, मुझे चैन आ जाएगा। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर अब जा चुकी है। वो तो अपनी बेटी को देखने की आस में सूर्य के सामने गिड़गिड़ा रही थी। सूर्य एकदम से उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। तभी उसकी डेड बॉडी बाहर लाई जाती है। अपनी बेटी को देखकर मीना जी पागल सी हो गई। पहले तो उसे देखती ही रही। सूर्या ने उन्हें सीने से लगाया तो दहाड़े मार कर रोने लगी। मेरी बेटी, मेरी विधि, क्या हाल बनाया उन दरिंदों ने मेरी बच्ची का, मेरी मासूम सी बच्ची, किसके सहारे छोड़ गई हम दोनों को। सूर्या रिंकी को भी गले लगा लेता है। दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। सूर्या भी रोने लगता है। वहाँ मौजूद हर इंसान, चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर हो या बाकी स्टाफ, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। मीना जी, बेटा, सूर्या छोड़ना मत उन दरिंदों को, सर्वनाश कर दे उनका। सूर्या उनका हाथ अपने सर पर रखता है और निकल जाता है अपने मिशन पर। सूर्य को कुछ शक होता है। उसका माथा ठनकता है। वो फिर से उसी कंपनी के कंट्रोल रूम में जाकर उसी ऑपरेटर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ऑपरेटर एकदम सकपक आ जाता है। सूर्य उसका गिरे पान पकड़ता है और उससे सच उगलवा लेता है। वो बताता है कि सर, मुझे इस काम के लिए मेरे अकाउंट में एक मोटी रकम जमा कर दी गई थी। सर, मैं तो एक छोटा सा ऑपरेटर हूँ, मैं नहीं जानता इसका मास्टरमाइंड कौन है। सूर्य उसके 2 दिन छापर चढ़ता है और उससे उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है, जिसमें वो देखता है फिर एक कंपनी से बाहर निकली और कुछ ही दूरी चलने पर उसे 8-10 साल का बच्चा कुछ कह रहा है। वो उस बच्चे के साथ एक तरफ मुड़ गई और थोड़ा और आगे जाने पर कुछ देर के लिए ब्लैक स्कॉर्पियो रुकी थी। सूर्या ने गाड़ी का नंबर नोट किया, पता करवाया तो ये गाड़ी तो रविशंकर के नाम पर थी। सूर्या का खून अब और खोल उठा था। उसके अंदर की ज्वाला इतनी भड़क उठी थी कि अब रविशंकर को सूर्य के हाथों से कोई नहीं बचा सकता था। सूर्या प्रतीक को लेकर सीधा उसके फार्म हाउस पहुंचता है, जहां रवि और उसका दोस्त स्विमिंग पूल का आनंद लेने में बिजी थे। तभी रवि की नज़र सामने से आते हुए सूर्या पर पड़ती है। उसकी आंखों का तेज देखकर रवि पहले ही बौखला जाता है और खुद से कहता है, सूर्या यहाँ? उसका दोस्त लखन भी आंखें खोल कर देखता है। दोनों सकपक आ जाते हैं। रवि किनारे आकर पूछता है, क्या करने आए हो यहाँ? सूर्या, करने तो बहुत कुछ आया हूँ। रवि, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं, मेरा फार्म हाउस है। सूर्या, मैंने कब कहा ये पुलिस स्टेशन है? ये तो तेरी अय्याशी, तेरे खिलौने कामों का अड्डा है। रवि और लखन दोनों गुस्से में पानी से बाहर आ जाते हैं और रवि सूर्य के सामने आकर कहता है, ओए, अपनी ये दादागिरी अपने थाने में दिखाना जाकर। सूर्य अपनी मुट्ठी भींचकर उसके चेहरे पर चढ़ देता है, जिससे उसके जबड़े से खून बहने लगता है और वो अपने हाथ से छू कर देखता है तो तेज में आकर सूर्य पर हाथ उठा लेता है। सूर्य उसके गले में अपना हाथ फंसाकर उसका गला दबाए रखता है। रवि छटपटा रहा था। लखन उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। सूर्य एक लात उसके सीने पर मारता है। लखन दूर जाकर पड़ता है। थोड़ी देर बाद फार्म हाउस के हॉल में सिर्फ अंडरवियर में 2 चेयर पर रस्सियों से बंधे थे। अब तक तो वो दोनों लहूलुहान कर चुका था सूर्या। फिर उनसे पूछता है, बताओ, क्यों किया ऐसा तुमने विधि के साथ? रवि टूटी फूटी आवाज़ में, कौन विधि? सूर्य चीख कर उसके गाल पर धड़ाधड़ कई जड़ देता है तो रवि बिल्कुल बौखला जाता है और बताने लगता है, मैंने उसे उसकी कंपनी में आते जाते कई बार देखा तो मेरा दिल आ गया उस पर। मैंने उसे प्रपोज भी किया लेकिन उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। सूर्या, प्यार के लिए प्रपोज किया या रात के लिए? रवि, नहीं, मैं उससे प्यार करने लगा था।
सूर्या ने उसकी बात सुनते हुए सिगरेट जलाई और उसके कमर पर रख दी। रवि चिल्ला उठा, लेकिन सूर्या ने तब तक नहीं हटाई जब तक उसने सच नहीं बोला। हाँ, मैंने उसे रात के लिए ही प्रपोज किया था। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उससे बदला लेने की ठानी, तो मैंने इसमें 2 बच्चों की मदद ली। उस दिन जब वो ऑफिस से निकली तो मैंने एक छोटे बच्चे को उसके पास भेजा और एक छोटे बच्चे को वहीं रोड पर एक तरफ लेटा दिया। उस बच्चे ने विधि को जाकर कहा कि मेरी बहन वहाँ बहुत बीमार है, दर्द से तड़प रही है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, आप चलिए हमारी मदद कर दीजिए। वो वहाँ आई, उस बच्चे को देखकर घबरा गई। इतने में मैं और लखन गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। वो दौड़कर गाड़ी के पास आई तो मुझे देखकर जाने लगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि हमारा जो भी मैटर है उसे बाद में देख लेंगे। यह बच्ची देखो कितनी तड़प रही है, प्लीज़ पहले इसकी मदद करते हैं। वो मान गई और फिर मैंने गाड़ी नीचे उतरा और बच्ची को गाड़ी में डाल लिया। वो भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई और फिर हमने कुछ दूरी पर जाकर उन दोनों बच्चों को कुछ पैसे देकर उतार दिया। ये सब देखकर वो हैरान रह गई, बहुत गुस्सा हुई, भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे जंगल से कैसे आज़ाद हो सकती थी। उसको हम फार्म हाउस पर ले आए। उसने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूर्य गुस्से में शेर की तरह दहाड़ा और सिगरेट उसके दिल पर रख दी। लेकिन क्या? रवि चिल्ला उठा, उसकी चीख पूरे फार्म हाउस को हिला रही थी। लेकिन हम उसके साथ बहुत बेदर्दी से पेश आए। मैंने उसके थप्पड़ का सारा बदला उससे ले लिया, सारी खुन्नस उस पर निकाल दी और मेरे दोस्त लखन ने भी इसमें मेरा पूरा साथ दिया। सूर्या की आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और रवि के हाथ में थमा दी। रवि एकदम बौखला उठा और एक पिस्तौल सूर्या ने रवि की कनपट्टी पर रख दी। तू लखन को शूट कर, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। दोनों हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रवि मना करने लगा, लखन भी सूर्या से माफ़ी मांगने लगा। सूर्य दहाड़ा, शूट हिम, आई सेड शूट लखन, अदरवाइज आई विल शूट यू। जैसे ही सूर्या ने ट्रिगर पर हल्की सी उंगली प्रेस की, रवि ने अपनी पिस्तौल का ट्रिगर प्रेस कर दिया। गोली सीधा जाकर लखन के माथे पर लगी और वह तुरंत खत्म। तभी सूर्या ने अपनी पिस्तौल लखन के हाथों में पकड़ाकर उसके हाथों में थमाई और उसकी उंगली से रवि पर ट्रिगर प्रेस कर दिया। 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों का चैप्टर क्लोज। सूर्य ने एक लंबी सांस भरी और घर आ गया। कुछ टाइम बाद शहर में हड़कंप मच गया। न्यूज़ चैनल्स में सब जगह यही खबर फैल गई। सूर्य ने तिगड़म ही ऐसा बैठाया कि हर किसी की ज़बान पर सिर्फ यही था कि रविशंकर और उसके दोस्त में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। विधि की माँ और रिंकी ये खबर देखकर ठंडी आह भरती हैं और दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोती हैं। तभी सूर्या उनके पास आता है। उन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और उसका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हैं। तो सूर्या फिर से उनके हाथ पकड़कर अपने सर पर रखता है और कहता है, माँ जी, आज से मेरी 1 माँ नहीं 2 माँ है और रिंकी मेरी बहन है। मैं अपनी माँ और बहन को अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। मीना जी, नहीं बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम यही कुछ काम कर लेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मीना जी दरवाज़ा खोलती हैं तो लैंडलॉर्ड कमरे का रेंट मांग रहा था। मीना जी उससे वादा करती हैं, वो बदतमीज़ी पर उतर जाता है। तभी सूर्य दरवाजे पर आता है तो उसके होश ख़राब हो जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। सूर्य मीना जी की एक नहीं सुनता और उनका ज़रूरी सामान लेकर अपने घर ले आता है और अपनी माँ से मिलवाता है और कहता है, माँ, ये हमारे साथ रहेंगी, बाकी मैं बाद में आकर बताता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कहकर सूर्य निकल जाता है। मालती जी और मीना जी तो पहले दोनों ऐसे ही छोटी हैं। मालती जी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों बातें करती हैं और दोनों की खूब जम जाती है। सीनियर ऑफिसर के साथ सूर्य की मीटिंग होती है। सूर्य की नियुक्ति जेल के प्रमुख सुपरवाइजर के पद पर की जाती है। सूर्य शाम में घर आता है तो देखता है दोनों माएँ बातें करने में मगन थी और रिंकी बुक पढ़ रही थी। सूर्य के चेहरे पर मुस्कान खुल उठती है। आ गया बेटा, आजा, हम सब तेरा ही इंतज़ार में थे। चल मैं खाना लगाती हूँ, तू फ्रेश हो जा। मालती जी उठती है तो मीना जी उनका हाथ पकड़कर रोक देती है। कहती है, आप बैठिए दीदी, मैं लगाती हूँ। चलो मीना, दोनों लगाती हैं। दोनों किचन चली जाती हैं और सूर्य की पसंद के पकवानों से डाइनिंग टेबल भर देती हैं। सूर्य आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। माँ, आज कोई ख़ास दिन है क्या? इतने पकवान बनाए हैं?
मालती जी, हाँ बेटा, खास दिन तो है ही। मेरे बेटे ने 2 दरिंदों का सर्वनाश जो किया है और मुझे मीना से सब कुछ बता दिया है। जीता रहे मेरा बच्चा, मुझे तुझ पर गर्व है। सूर्या के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं तो सूर्या उनके सीने से लगा लेता है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। सूर्या सोने के लिए बेड पर लेट जाता है। थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। आज फिर से उसे वही सपना आता है जो अक्सर सूर्या को आकर परेशान कर जाता है। सूर्या फिर से हड़बड़ा कर बैठ जाता है। तभी मालती जी उसे आवाज़ लगाती हैं, सूर्या नाश्ता कर ले बेटा, फिर तुझे निकलना भी है। सूर्या फ्रेश होकर नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मालती जी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और मीना जी उसे लाकर परोस रही थी। नाश्ता करते हुए किसी गहरी सोच में डूबे हुए अपने बेटे के चेहरे को देखकर माँ से भला कैसे रहा जा सकता था। माँ ने किचन से ही आवाज़ लगाई और पूछा, जगत, क्या सोच रहे हो बेटा? सूर्या, कुछ नहीं माँ। सिर्फ इतना बोलकर सूर्य फिर से चाय के कप में समुद्र की गहराइयाँ खोजने लगता है। लेकिन वो कौन सी बात थी जो भला माँ से छुप कर रह सकती थी। माँ, मुझे सब कुछ पता है। अभी तुम्हारे मन के अंदर बड़ी लहरें उठ रही हैं और चट्टानों से टकरा रही हैं। लेकिन इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा सूर्या मुश्किलों से समझौता करने वालों में से नहीं है। माँ की बात खत्म होती है लेकिन अपने तूफानों से लड़ रहा सूर्या सुनने के कुछ देर बाद ही समझ पाता है कि माँ ने क्या कहा। सूर्या के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान आती है। मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है माँ, लेकिन जिस वजह से मुझे यहाँ धकेला गया है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन यह भी एक चुनौती ही तो है जिस तक मुझे मेरे काम ने पहुँचाया है। इससे भी निपट कर कुछ अच्छा रास्ता मिल ही जाएगा। बेटे को इतना बोलता हुआ और इतना अपना बोझ हल्का करते हुए देख माँ को बड़ी खुशी हुई। सूर्या टेबल पर पड़ी फ़ोटो देखकर बोला, वैसे ये फ़ोटो माँ कौन है ये? माँ, मूली का अचार। अरे भाई, लड़की है और कौन है? एक बार तो देख लो और शादी के बारे में भी सोचो। अब और कितने साल का इंतज़ार करवाएगा मुझसे? किस वक्त कौन सी बात निकालनी, कितना गुस्सा करना या कितना फुसलाना माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। सूर्या, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तुम मुझे दुल्हन के रूप में ज़रूर देखोगी माँ, लेकिन मीना जी ने भी सूर्या की बात काटते हुए कहा, लेकिन क्या बेटा? रिंकी भी बोल पड़ी, भैया ले आइए ना भाभी। सूर्या, पहले मेरी एक माँ को मेरे लिए बहू चाहिए थी, अब तो 3-3 माँओं को अपनी बहू चाहिए। तीनों हंसने लगती हैं। बेटा, अब तो मान जाना तू, तुम्हें भी तो एक सहारे की ज़रूरत है। आगे क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा माँ। तुम अभी बस मुझे ये फ़ोटोज़ दिखाना बंद करो। मुझे जब शादी करनी होगी तब मैं तुमसे कह दूँगा। चलो, अभी मैं निकलता हूँ। और हाँ रिंकी, कल से तुम्हें स्कूल जाना है, काफ़ी छुट्टी हो गई है। मीना जी और रिंकी भावुक होकर सूर्या को देखने लगती हैं। नाश्ता खत्म करके सूर्या ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जेल के बारे में सब लोगों के मन में एक ही तस्वीर बनी हुई है और सब लोग समझते हैं कि जेल जाने से नर्क जाना ज़्यादा अच्छा है। प्रशासन तो सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि जेल के हालात काफ़ी सुधर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है यह सिर्फ 3 लोगों को ही पता है, कैदियों को, ऑफिसर्स को, जेल में काम करते हुए मजदूरों को। सूर्या के जाते ही उसके होने वाले साथी ऑफिसर्स में फूल गुलदस्ता वगैरह से सूर्या का बड़ा ज़ोरदार स्वागत किया। सूर्या ने हंसते चेहरे के साथ खुद के स्वागत का स्वीकार किया और एक नई चुनौती और जवाबदारी के लिए अपने आप को तैयार किया। एक बात में बिल्कुल भी शक नहीं था कि सूर्य इस काम को भी उतनी ही शिद्दत के साथ करेगा जितनी शिद्दत से आज तक अपना हर काम करता आया है। सूर्या ने अपने साथी ऑफिसर्स की तरफ अपनी एक नज़र डाली और एक नए आत्मविश्वास के साथ कहा, कैलाश, थोड़ी ही देर में हम जेल का एक राउंड लगाने के लिए चलेंगे। कैलाश को सूर्या के काम के बारे में पहले से ही पता था। उसने उत्साह के साथ कहा, बिल्कुल सर, बेशक चलेंगे। सूर्या एक पल भी बिगाड़ना नहीं चाहता था और उसे जल्द से जल्द काम शुरू करवाना था। काम शुरू करने से पहले पूरी जगह का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी था। चाय पीने के बाद सूर्या अपने कैबिन के बाहर निकला। लॉबी में आकर उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। आज एक भी कैदी बाहर नहीं था, सब लोग अपनी अपनी कोठरी में बंद थे क्योंकि आज सूर्य हाजिर होने वाला था और सब कैदियों के मन में एक डर सा पनप रहा था। जेल के चारों तरफ देखकर अंदाज़ा लगाने के बाद सूर्य को बहुत दुख हुआ। उसे एक बात का पक्का पता चल गया था कि यहाँ पर अभी बहुत काम करवाना बाकी है और साथ ही साथ उसने निश्चय कर लिया कि जब तक वो यहाँ पर जेल के हालात सुधारने के लिए वह हर संभव सारे काम अपने करेगा।
वो सोचते हुए कैदियों की कोठरियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा था, सबकी नज़र सूर्य पर थी। आश्चर्य से सब सूर्य की ओर देख रहे थे और कुछ लापरवाही से कुछ कैदी जेल में जिस तरफ भी सूर्य के कदम बढ़ रहे थे, सब लोग उसे छुप छुप कर सलामी दे रहे थे। सूर्य को शायद ये पुराने जेलर की बनाई हुई रस्म है। सूर्य की नज़र जेल के अंदर पड़े हुए हर किस्म के कैदियों पर पड़ रही थी। कुछ कैदी छोटी मोटी गुनाहों की सज़ा काट रहे थे, जबकि कुछ खून, मारपीट, स्मगलिंग, रेप जैसी गुनाहों की सज़ा काट रहे थे। इन सब के बीच जेल के अंदर रहते हुए कैदियों की हालत सूर्य के दिल को बहुत परेशान करती रही। कुछ कैदी तो ऐसे भी थे जो सालों से जेल के अंदर थे, लेकिन अब तक उनका केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा था। सूर्य जब फीमेल वार्ड में पहुंचा तो आगे बढ़ रहा था, तो उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। ऐसी हलचल उसके दिल में आज तक कभी नहीं हुई थी। उसका इस पर ध्यान गया तो, लेकिन एक झटके में उसने झटक दिया। जैसे ही वे आगे कदम बढ़ा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वहां पहुंचा तो सब लोग झट से खड़े हो गए और सूर्य को सलामी देने लगे, सिर्फ एक को छोड़कर। जैसे ही उस कोठरी के सामने आया, सूर्य का दिल जोर से धड़कने लगा। अपने दिल पर हाथ रख लिया। तुझे पता नहीं चल रहा क्या नए साहब आए हुए हैं? कब से दीवार पर पेंटिंग किए जा रही है, सारी तमीज़ भूल गई है। रुक तू, अभी मैं आ रही हूँ। इतना कहकर कांस्टेबल ऋतु खड़ी हो गई और आगे बढ़कर ताला खोलने लगी। सूर्या, क्या कर रही हो ऋतु? औरतों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? ऋतु, साहब, अगर तौर तरीकों से बात करना शुरू कर दिया तो फिर ये लोग एक भी बात नहीं सुनेंगे। साहब, ऋतु बिल्कुल सही बोल रही है। इन लोगों से अगर इस तरह से बात करेंगे तो ये सुनेंगे, वरना हमको भी कच्चा चबा जाएंगे ये। उस लड़के की ओर नफरत से देखते हुए कांस्टेबल रानी ने कहा। सूर्य बड़े तेज के साथ, जो कुछ भी हो, इस तरह से किसी से बात करने का कोई आपको अधिकार नहीं। अगर सम्मान के साथ बात नहीं कर सकते तो शांत रहना ही बेहतर है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है? सूर्य की बात स्वीकार करते हुए उन लोगों ने सिर हिला दिया और सूर्य की नज़र उनके ऊपर से अंगारों की तरह बह गई। यह है कैदी नंबर 315, रोशनी, उम्र 25। खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत रेशमी उलझे बिखरे बालों का पहरा, खूबसूरत लेकिन खाली सूनी आंखें, जेल के वातावरण में रहते हुए दुबला पतला हो चुका शरीर। जैसे सूर्य के दिल में कुछ हलचल थी, वैसे ही रोशनी का दिल भी कुछ महसूस कर रहा था। उसने पलटकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सूर्य की ओर देखा तो सूर्य अपलक उसे देखता रह गया। रोशनी, सर क्यों खामखा सभ्य होने का ढोंग कर रहे हैं? रात होते ही सब अधिकारियों के असली रंग दिखने लगते हैं। क्यों ऋतु, सच कह रही हूँ ना मैं? लेकिन बेधड़क होकर रोशनी ने सूर्य की आंखों में आंखें डालकर कह दिया। ऋतु, देखो साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। सूर्या, ऋतु, इसके साथ जेल के सभी औरत कैदियों से कह दो कि अभी से इस जेल में किसी से भी बुरा बर्ताव या किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ बड़े कदम लिए जाएंगे और कायदे से कार्रवाई की जाएगी। एकदम तीखे स्वर में इतनी बात कहकर सूर्य चला गया, लेकिन रोशनी उसी तरफ देखती रही जिस तरफ सूर्य गया। पूरे 2 घंटे तक जेल का दौरा खत्म करने के बाद सूर्य अपने कैबिन के अंदर आकर बैठ गया। ये बात अब सूर्य के दिमाग में एकदम पक्की हो गई कि यहाँ पर उसका एक दिन भी आसान नहीं जाने वाला। जेल की और कैदियों की स्थिति जानने समझने में और उनसे निपटकर स्थितियों में सुधार लेने की बजाय उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सहकर्मियों के सहकार की। और अपने सहकर्मियों की मदद सूर्य को तभी मिल पाएगी जब सूर्य उनका विश्वास जीतने में सफल होगा। खुद के मन में इस चीज़ को लेकर स्पष्ट होने के बाद सूर्य ने दोपहर 3 बजे एक मीटिंग बुलवाई। इस वक्त आमतौर पर सब कैदी अपनी कोठरी में अंदर ही होते थे। 3 बजते ही सब लोग मीटिंग हॉल के अंदर जमा हो गए। सूर्य ने एक रूम के अंदर बैठे हुए सभी लोगों पर एक नज़र डाली और फिर अपनी बात कहनी शुरू की। आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मुख्य कारण आज से, मतलब कि अभी से, आप लोगों द्वारा किए जाने वाले काम की रूपरेखा समझाना है। यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, जिसमें से पहली और मुझे सबसे ज़्यादा खटकने वाली बात है हमारे यहाँ इस जेल के अंदर कैदियों की हालत और जीवन स्तर, जो अभी भी बहुत ही निम्न स्तर पर है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारी जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हैं जो किसी न किसी तरह के व्यसन से अधीन हैं, और जेल के अंदर भी अलग अलग रास्तों से नशीले पदार्थ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमें से कौन इस तरह के काम में शामिल है, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी इस तरह के काम में शामिल देखा गया तो उसके लिए
उनसे बुरा कोई नहीं होगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैदी भी सबसे पहले इंसान होते हैं, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिला जाए, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छे खाने से मेरा मतलब 5 स्टार होटल का खाना नहीं है, लेकिन शुद्ध और सात्विक खाना सब कैदी तक पहुंचाया जाए। यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। यह एक बहुत ज़रूरी काम है जिसमें मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं आगे भी बहुत कुछ कैदियों के और हमारे हित में होगा। इन सब कामों के लिए मुझे ज़रूरत है आप सब लोगों के विश्वास और सहकार की। आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे। ऋतु: सर, अगर हम उन्हें ये व्यवस्था देंगे तो फिर वे हमारे माथे पर चढ़कर बोलेंगे। सूर्या: ऋतु, ये जगह एक जेल है, नरक तो नहीं है ना कि उनके साथ बात खराब व्यवहार ही किया जाए। हमारा काम है कि उनके अंदर एक सुधार लाया जाए, फिर से समाज में उनका पुनर्वास किया जाए। उनके अंदर बसी गुनाहगारी मानसिकता फिर से कभी भी बाहर ना आए, यह देखना हमारा काम है कि उन्हें हमेशा गुनाहगार बने रहने के लिए मजबूर ना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस काम में मेरे साथ मजबूती से खड़े होंगे। जी सर। मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोगों के ज़ोर से आकाश गूंज देने वाली आवाज़ सुनाई दी। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। सूर्य अपने कैबिन में अंदर जाकर बैठ गया। उसके दिमाग के अंदर भी रोशनी का चेहरा और उसके बोले शब्द निरंतर घूमे जा रहे थे। रात होते ही सब अफसरों के असली रंग दिखाई देने लगती हैं। ये शब्द सूर्य को बहुत ही बेचैन कर रहे थे। शाम होते ही सूर्य फिर से जेल का एक राउंड लगाने निकल पड़ा, और जैसे ही रोशनी की कोठरी के बाहर जाने लगा, उसका दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा। सूर्य ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहने लगा, मुझे क्या हो जाता है यहाँ आकर। रोशनी की कोठरी के सामने आने से पहले ही रोशनी को भी कुछ एहसास हो गया था, लेकिन सूर्या ने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कैबिन के अंदर आकर फिर से काम करने लगा। जेल के बाकी ऑफिसर्स को शायद पता नहीं था कि सूर्या देर तक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा है। हर रोज़ की तरह जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे महिला वार्ड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, नीरजा नाम की कांस्टेबल ने रोशनी को बाल पकड़कर खींचना शुरू किया। साहब के सामने कैंची की तरह जबान चल रही थी तेरी। चल अब देखती हूँ क्या हाल करती हूँ तेरा। तभी कांस्टेबल ऋतु ने कहा, देख तो नीरजा इसे, साले 2 सालों से यहाँ है, लेकिन देख अभी तक किसकी चर्बी नहीं उतरी है। तभी पीछे से उन लोगों के कानों में एक कड़कदार आवाज़ पड़ी, नीतू, नीरजा, इतनी रात को महिला वार्ड में से ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं। सूर्या ने पीछे से आकर पूछताछ शुरू की। सूर्या की आवाज़ सुनते ही दोनों बहुत घबरा गई। वह तुरंत ही बहाना सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। सर, पूरी रात इन 22 लोगों की चपड़ चपड़ खत्म नहीं होती, उन्हें ही थोड़ा ठीक कर रहे थे। डरते हुए दोनों ने अपना बहाना खत्म किया। सूर्या फटकारते हुए, ऋतु, आधे घंटे से यहाँ पीछे अंधेरे में खड़ा हूँ, अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो, मुझे मत सिखाओ। सूर्य आगे बढ़ा और उसने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए एक तरफ करने लगा तो एकदम से दोनों को ही करंट लगा। जैसे उसने रोशनी का हाथ छोड़ दिया और अंदर जाने को बोला। रोशनी सूर्य की ओर देखती हुई अपनी कोठरी में चली गई और सूर्य ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सूर्य माथे में बल और आंखों में गुस्सा लिए बोला, मैंने आप लोगों से सुबह ही कह दिया था कि अब से इस जेल के अंदर इस प्रकार का कोई भी बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बोला था कि नहीं। सूर्य दहाड़ा, कोई कैसे किसी भी कैदी के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है। आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। इतना कहकर सूर्य ऋतु और नीरजा को लेकर चला गया। ऋतु और नीरजा के जाते ही सभी महिलाओं कैदियों ने राहत की सांस ली और रोशनी पीछे की तरफ से सूर्य को जाते हुए आपालक देखती रही। कल की तरह सूर्य आज भी जेल के चारों तरफ विजिट करने के लिए निकल गया। आज वह थोड़ा जल्दी निकल गया था क्योंकि वह कैदियों की दिनचर्या के बारे में जानना चाहता था। तभी दाईं ओर से उसके कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ी और खुद ब खुद अपने पैरों को उस तरफ जाने से वह रोक ना पाया। वह बीच रास्ते में बगीचे की ओर घुस गया। कंटिन्यूड। यह मधुर आवाज़ किसकी थी जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।